ओके एवरीवन, फोकस करते हैं अपना अटेंशन टुवर्ड्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइजेस कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स जेई मेन पैटर्न क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल कहता है कि फंक्शन f गिवन है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल से क्लोज्ड इंटरवल माइनस हाफ तक डिफाइंड एज fx इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इन्वर्टिबल है, क्या नहीं है। हमें इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी टेस्ट करनी है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, f of x इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x आ रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल से। ये फंक्शन क्लियरली देखते साथ, इफ यू कैन फोरसी, थोड़ा सा आगे बढ़ के देख पाएं, तो मुझे ये दिखता है कि अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो मेरे पास आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 विच इज 2/5। और अगर मैं 1/2 रखूं x की जगह तो मेरे पास आएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/4 विच गिव्स यू व्हाट 1/2 होल अपॉन 5/4 which gives you what 1/2 into 4/5 which is again 2/5। यहां पर यह चीज क्लियर हो रही है कि 2 को भी f 2/5 पे मैप कर रहा है और 1/2 को भी f 2/5 पे मैप कर रहा है। That means f of 2 is equal to f of 1/2 but 2 is obviously not equal to 1/2। डोमेन में मुझे 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स मिले जिनकी इमेज एक ही है, तो फंक्शन 1 1 कैसे हो सकता है? फंक्शन 1 1 तब होता है जब डिस्टिंक्ट मेंबर्स डिस्टिंक्ट इमेजेस पे मैप हों, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स थे डोमेन में 2 और 1/2, लेकिन उनकी इमेज तो सेम है। इनफैक्ट सिर्फ इतना नहीं, अगर आप कोई भी x नॉट इक्वल टू 0 ले ले कमिंग फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स, तो ऑब्वियसली 1/x भी नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। अगर x नॉन जीरो है तो 1/x भी नॉन जीरो है और 1/x भी रियल से आएगा। अगर आप f ऑफ x इवैल्यूएट करें तो वो आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर f ऑफ 1/x इवैल्यूएट करें तो वो आएगा 1/x होल अपॉन 1 प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि आपको देगा 1/x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x नॉन जीरो है तो मैं एक x काट सकती हूँ, यहाँ मेरे पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज सेम एज f ऑफ x। कोई भी x नॉन जीरो लो, वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल सेम इमेज पे जाके मैप हो रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन ड्रास्टिकली नॉट 1 1 है। 2 और 1/2 की इमेज सेम है, 3 1/3 की इमेज सेम है, 4 1/4 की इमेज सेम है, 6.5 1 अपॉन 6.5 इनकी इमेज सेम है, 7.9 1 अपॉन 7.9 इसकी इमेज सेम है। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लो, उसकी और उसकी रेसिप्रोकल की इमेज इस फंक्शन के अंदर सेम है। ये ड्रास्टिकली नॉट 1 1 नॉट इंजेक्टिव है। व्हाट अबाउट सर्जेक्टिविटी? भाई अगर इंजेक्टिव नहीं है तो एक चीज तो क्लियर है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन अब भी कुछ ऑप्शंस हैं जो बात कर रहे हैं इसके इंडिविजुअल सर्जेक्टिविटी के बारे में। तो सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, y को इक्वेट करते हैं इससे, और फिर हम कोशिश करते हैं x को लिखने की इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, जिसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स इज 0। इसको मैं लिख सकती हूँ वाई एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर आप क्लियरली इसको देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। इसके जो रूट्स आएंगे वो x की वो वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही हो या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल जीरोस तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनांट नॉन नेगेटिव हो। मुझे पता है x जो है वो रियल से आ रहा है, दैट मीन्स x हमेशा रियल वैल्यू अज्यूम कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल जीरोस हैं। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट नॉन नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनांट नॉन नेगेटिव है मतलब क्योंकि x रियल से आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू द कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज नॉन नेगेटिव। मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर मैं स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ याद करूं तो मुझे पता है ये है -1/2, ये है 1/2, दोनों पे
जो दोनों का स्क्वायर है वो क्या होता है 1/4। अगर मुझे चाहिए y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब मैं चाहती हूं मेरा y स्क्वायर यहां रहे, तो उसके लिए y को यहां से आना पड़ेगा। दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल माइनस हाफ हाफ। सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस हाफ हाफ। इज इट अंडरस्टूड? और y क्या थी? इमेज रिप्रेजेंट कर रही थी f के अंडर। दैट मीन्स इमेज यहां लाए करती है, पर ये तो मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन रेंज के बराबर आ गई। दैट मीन्स फंक्शन सर्जेक्टिव हो गया। तो फंक्शन इज डेफिनेटली नॉट इन्वर्टेबल, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, नो, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, यस, नीदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नो। ओके, इंजेक्टिव है पर इंजेक्टिव नहीं है पर सर्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एफ के एक्स की वैल्यू दे रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि f4x माइनस f6x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो क्योंकि हर एक के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये डेफिनेशन ऑफ एफ के एक्स काम कर रही है, 4 और 6 दोनों 1 से बड़े हैं, तो f4x और f6x इसी डेफिनेशन से फाइंड करेंगे। f4x किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। इसको मैं अगर a ले लूँ, इसको b, तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या आ गया 1/4 माइनस 2/4 मतलब 1/2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये मेरे पास f4x की वैल्यू आ गई। f6x की वैल्यू क्या होगी? 1/6 साइन टू द पावर 6x, जिसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x का क्यूब, प्लस कॉस टू द पावर 6x, जिसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर x का क्यूब। फिर फॉर्मूला लग गया a क्यूब प्लस b क्यूब, विच इज a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी होल क्यूब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब मतलब 1 होल क्यूब मतलब 1 माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये क्या आ गया 1/6 माइनस 1/2, क्योंकि 3/6 इज 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे कंप्यूट करना है f4x माइनस f6x, तो मेरे पास आएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 1/4 माइनस 1/6 विच इज व्हाट f4x माइनस f6x। मेरे पास बच जाएगा 1/4 माइनस 1/6, राइट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? सपोज यू टेक इट एज 24 ओनली, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2/24 विच इज 1/12। सो योर आंसर इज f4x माइनस f6x इज नथिंग बट 1/12। कूल इनफ? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात करनी है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है। सबसे पहला रिलेशन मुझे दिया है कि A इज रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R1 इफ एंड ओनली इफ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम 0 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम 0। अगर मैं इसके रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं तो मुझे प्रूफ करना है कि हर एक रियल नंबर खुद से इस रिलेशन के अंडर रिलेटेड है। दैट मीन्स I have to show A is related to A for all A coming from collection of all reals। मतलब मुझे बताना है कि A का जितना डिस्टेंस 0 से है उतना ही A का डिस्टेंस 0 से है। How stupid is that? Obviously it is true। एक ही नंबर लिया है ना, उसका डिस्टेंस जितना 0 से है वो तो वही रहेगा। तो मेरे पास आ गया ऑब्वियसली मॉड A सेम एज मॉड A, चाहे कोई भी रियल नंबर उठा लो। तो रिफ्लेक्सिव तो भाई रिलेशन है। बात करते हैं दूसरी विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मुझे दिखाना होता है कि अगर जितना A का डिस्टेंस 0 से है उतना ही B का डिस्टेंस 0 से है,
तो जितना b का डिस्टेंस 0 से है उतना ही a का डिस्टेंस 0 से है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्लासिड, राइट. अगर मॉड a मॉड b के बराबर है तब मैं कह रही हूँ a इज रिलेटेड टू b, तो मॉड b मॉड a के बराबर है तब मैं कहूँगी b रिलेटेड टू है. अब मॉड a मॉड b के बराबर है तो मॉड b मॉड a के बराबर है, तो रिलेशन रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक भी है. बात आते हैं ट्रांजिटिव की. अगर मॉड a मॉड b के बराबर है मतलब a इज रिलेटेड टू b, और मॉड b मॉड c के बराबर है मतलब b इज रिलेटेड टू c, तो ऑब्वियसली मॉड a मॉड c के बराबर है मतलब a इज रिलेटेड टू c. दैट मीन्स रिलेशन ट्रांजिटिव भी है एंड देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा. यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सपोज मैं कहती हूँ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब 3 इज रिलेटेड टू 2 बाय द रिलेशन R2. पर क्या इसके बाद मैं कह सकती हूँ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3? नो. That means 3 is related to 2 but 2 is not related to 3, तो this relation is not symmetric and hence it is not equivalence relation. ठीक है. Similarly यहाँ पे देखते हैं A divides B. मुझे पता है 2 divides 4, पर क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 also divides 2? No. That means 2 is related to 4 by the relation R3 but 4 is not related to 2 by the relation R3. That means it is not symmetric and hence not equivalence. ये तो बहुत ही प्लेन है. a इज लेस देन b, भाई 2 इज लेस देन 3, बट क्या इसका मतलब ये होता है कि 3 इज लेस देन 2? नो. दैट मीन्स अगेन 2 इज रिलेटेड टू 3 बाय द रिलेशन R4 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय द रिलेशन R4, और इसीलिए ये भी सिमेट्रिक नहीं है एंड हेंस इक्विवेलेंस नहीं है. क्लियर. तो आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए कि जो इक्विवेलेंस है वो क्यों है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है E और F दो फाइनाइट सेट्स गिवन है. मुझे बताना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम E टू F. अब यहां पर बात आती है छोटे से कॉन्सेप्ट की. क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज A और B दो सेट्स हैं मेरे पास सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ A मुझे M गिवन है और कार्डिनैलिटी ऑफ B N गिवन है. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B बराबर होते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ B अपॉन टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A विच इज N टू द पावर M के. और यहीं से अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B, ये किसके बराबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B में से आप रिमूव कर दीजिए सारे इनटू फंक्शंस फ्रॉम A टू B, तो आपको मिल जाएंगे सारे ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B. और इनटू फंक्शंस कितने होते हैं? समेशन NCR -1 to the power R minus 1 N minus R to the power M where R varies from 1 to N. ये है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस और ये हैं टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस. तो जब आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से इनटू हटा देंगे तो आपके पास ऑन टू बच जाएंगे. मुझे ऑन टू निकालने हैं. E और F दो सेट्स दिए हैं. कार्डिनैलिटी ऑफ E मुझे दी है 4, तो मेरा जो M है वो 4 के बराबर है, और कार्डिनैलिटी ऑफ F जो मुझे दी है वो दी है 2, तो N 2 के बराबर है. एलिमेंट्स अंदर क्या बैठे हैं उससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. क्लियर. नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम E टू F कितना हो जाएगा? N टू द पावर M, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 विच इज 16. मुझे चाहिए ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम E टू F, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 2 टू द पावर 4 माइनस समेशन n कितना है? 2, तो 2CR -1 to the power R minus 1 N minus R to the power M where R varies from 1 to N. N2 है. ये किसके बराबर हो गया? 2 to the power 4 is 16 माइनस, एक बार रखते हैं R equals 1, मेरे पास आएगा 2C1. 2C1 is 2 -1 to the power 1 minus 1 is 0, so -1 to the power 0 is 1 and 2 minus 1 is 1, 1 to the power 4 is 1 प्लस R की जगह रखो 2, 2C2 is 1, 1 into -1 to the power 2 minus 1 which is 1, तो यहाँ आ जाएगा -1, और 2 minus 2 0 to the power 4 is 0, तो मेरे पास सिर्फ बच गया 16 minus 2 which is 14, तो 14 is the number of onto functions from E to F. माइंड इट, यहाँ पे क्लियर ये फॉर्मूला यूज हुआ है और कुछ भी नहीं. E और F के अंदर क्या एलिमेंट्स बैठे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है.
ठीक है, तो एलिमेंट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर अल्फाबेट्स बैठ सकते हैं, इसके अंदर नंबर्स बैठ सकते हैं, कुछ बैठ सकता है। यहाँ ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कार्डिनैलिटी देके भी करवाया जा सकता था कि ई एक सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी 4 है, एफ एक सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी 2 है, तो बताइए कि कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे ई से एफ तक। आंसर इज स्टिल 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि g ऑफ f ऑफ x मुझे मॉड sin x गिवन है और f ऑफ g ऑफ x मुझे sin रूट x का होल स्क्वायर गिवन है। आखिर ऐसे कौन से f और g हैं जिनको जब मैं कंपोज करूं तो मेरे पास g o f ये आए और f o g ये आए? क्या वो ये f ये g है, या ये f ये g है, ये f ये g है, या फिर डिटर्मिन ही नहीं कर सकते? तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर fx को ले लेते हैं sin स्क्वायर x और gx को ले लेते हैं रूट x, तो f o g क्या आएगा? मतलब f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ रूट x, f ऑफ रूट x हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ रूट x मतलब साइन रूट x का होल स्क्वायर। और अगर मैं जी ओ एफ इस f और g से एवेल्युएट करूं तो यह आएगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ एनीथिंग इज रूट ऑफ दैट थिंग, तो यह आ गया रूट ऑफ साइन स्क्वायर x जो कि हो जाता है मॉड साइन x। तो मुझे मिल गया कि अगर मैं f को ये और g को ये लूं तो जी ओ एफ तो मॉड साइन x आएगा और f ओ जी आएगा साइन रूट x का स्क्वायर। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि f एंड g कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो पक्का गलत है। अगर सपोज b ऑप्शन पहले दिया होता तो ऑब्वियसली आप b से पहले स्टार्ट करते। जब आप इवैल्यूएट करेंगे g o f यहाँ से, तो आपके पास क्या आएगा? g ऑफ साइन x विच इज मॉड साइन x। तो जी ओ एफ तो सही आ जाएगा, लेकिन एफ ओ जी इवैल्यूएट करेंगे तो एफ ऑफ मॉड एक्स आएगा साइन ऑफ मॉड एक्स। साइन ऑफ मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इसको एफ और इसको जी लेके जी ओ एफ तो आ जाएगा पर एफ ओ जी नहीं आएगा। सिमिलरली यहां से स्टार्ट करेंगे तो एफ ओ जी क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ साइन रूट एक्स। एफ ऑफ साइन रूट एक्स आ जाएगा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर जो कि एफ ओ जी है, सही है। लेकिन अगर यहां से शुरू करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब साइन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब साइन ऑफ मॉड एक्स, जो कि मॉड साइन एक्स के बराबर नहीं होता, क्योंकि साइन ऑफ मॉड एक्स लेता है नेगेटिव वैल्यूज पर मॉड साइन एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में मुझे एक मिल रहा है सही, एक नहीं मिल रहा, यानी कि बी और सी तो डेफिनेटली गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ एस इज डिफाइंड ऑन आर बाय x is related to y by the relation s provided x into y is non-negative, तो मुझे बताना है कि ये रिलेशन का बिहेवियर कैसा है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, अगर मैं कह रही हूँ x is related to y by the relation s, that means x into y is non-negative, पर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है x एंड y या तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या कहा मैंने? अगर x इंटू वाई को नॉन नेगेटिव होना है जहां पर x और y दो रियल्स हैं, तो कैसे केसेस आ सकते हैं? x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो तब दोनों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है, x नेगेटिव है y नेगेटिव है तब दोनों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है। या फिर ऐसा हो सकता है कि x कोई भी रियल नंबर है विच इज नॉन जीरो, तब y को जीरो होना पड़ेगा तब x इंटू वाई जीरो आएगा, या फिर y को जीरो होना पड़ेगा x नॉन जीरो तब x इंटू वाई जीरो आएगा, या फिर दोनों जीरो हो जाए तब x इंटू वाई जीरो आएगा। ये केसेस बन सकते हैं सिर्फ तब और सिर्फ तब x इंटू वाई नॉन नेगेटिव आएगा, राइट? तो काफी सारे केसेस हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। इन्हीं केसेस को ध्यान में रखते हुए मुझे इस रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी पे बात करनी है। रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन या नहीं? लेट्स सी। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे दिखाना है x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x इन R। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि x कुछ भी हो, जीरो हो या नॉन जीरो रियल नंबर हो, x इंटू एक्स जब मैं करती हूँ तो मेरे पास x स्क्वायर आता है जो कि हमेशा नॉन नेगेटिव है, चाहे कोई भी x उठा लो। दैट मीन्स हाँ x का प्रोडक्ट खुद से हमेशा नॉन नेगेटिव है, चाहे x जीरो हो या नॉन जीरो रियल नंबर हो, तो x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय द रिलेशन s फॉर एवरी x। तो रिफ्लेक्सिव तो ये रिलेशन है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है, मुझे पता है रियल नंबर्स में प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो दिस मीन्स y इंटू एक्स भी नॉन नेगेटिव होगा। भाई इसका मतलब है x इज रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन s, और इसका मतलब है y इज रिलेटेड टू x बाय द रिलेशन s। तो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव की बात करी जाए तो यहां पे थोड़ा सा समझना है कि सपोज x इज रिलेटेड टू
y by the relation s and y is related to z by the relation s. मुझे दिखाना है x is related to z by the relation s. ट्राई करते हैं. इसका क्या मतलब है? x इंटू वाई नॉन नेगेटिव है और इसका मतलब है y इंटू z नॉन नेगेटिव है. अब ध्यान से देखना है. सपोज x पॉजिटिव रियल नंबर है तो x इंटू वाई को नॉन नेगेटिव होने के लिए y को भी पॉजिटिव रियल नंबर होना पड़ेगा. राइट राइट या फिर y को 0 होना पड़ेगा, तब x इंटू वाई 0 आ जाएगा, या फिर x इंटू वाई पॉजिटिव आ जाएगा जब y पॉजिटिव होगा. अब y पॉजिटिव है या 0 है तो z को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर z कुछ भी हो सकता है तो y इंटू जेड भी नॉन नेगेटिव आ जाएगा. इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे हम तो हमें मिलेगा x और z का या तो सेम साइन है या दोनों में से कोई एक 0 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज x पॉजिटिव है, अभी मैं इक्वल टू 0 का केस हटा देती हूँ. ओके, लेट मी रिमूव इक्वल टू 0 का केस. ओके, दैट मीन्स x और y का सेम साइन है. अब तो 0 कोई अलाउड नहीं है होना. x पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. एक बार y पॉजिटिव हो गया तो y इंटू जेड को पॉजिटिव होने के लिए z को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. मतलब x और z दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों का सेम साइन है तो मैं कह सकती हूँ कि x इंटू जेड भी पॉजिटिव होगा. या फिर x नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव होना पड़ेगा अगर x इंटू वाई को पॉजिटिव होना है. अगर y नेगेटिव हुआ तो y इंटू जेड को पॉजिटिव होने के लिए z को भी नेगेटिव होना है. मतलब x और z दोनों नेगेटिव हो गए तो x इंटू जेड फिर से पॉजिटिव हो गया. और अगर इक्वल टू 0 की बात की जाए तो दोनों में से कोई एक भी 0 है तो यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक 0 होगा एंड हेंस x इंटू जेड फिर से नॉन नेगेटिव आ जाएगा. राइट तो मुझे ओवरऑल ये मिल रहा है कि अगर x इंटू वाई नॉन नेगेटिव है, y इंटू जेड नॉन नेगेटिव है तो x इंटू जेड भी नॉन नेगेटिव है. That means x is related to z by the relation s and hence this is transitive as well. यानी कि ये relation equivalence relation हो जाएगा. It is not reflexive only, symmetric only, transitive only. In fact, it is equivalence. Okay? अगला सवाल कहता है f of x given है मुझे, x not equal to 1 है obviously क्योंकि अगर x को -1 रखेंगे, x not equal to -1 है, x को अगर -1 रखेंगे तो f of x undefined आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. तो f of x ये गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज f of x x के बराबर. दैट मीन्स f of x आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर किस अल्फा के लिए आएगा देखते हैं. f of x दैट मीन्स f of अल्फा x अपॉन x प्लस 1. f of this expression is alpha x upon x plus 1 upon alpha x upon x plus 1 प्लस 1. रिजॉल्व करते हैं. अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. बचता है अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1. यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया, अल्फा प्लस 1 प्लस 1. यहाँ से एक्स कॉमन निकला, बचता है अल्फा प्लस 1 प्लस 1. ये एक्स के बराबर किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए होगा? That means alpha square x is equals to x square times alpha plus 1 plus x. ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. मेरे पास आता है alpha square x. That means alpha square x minus x square times alpha plus 1 minus x is equal to 0. सब कुछ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो is equal to 0. यहाँ से x कॉमन निकल सकता है, अंदर बचता है अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस 1 इज 0. दैट मीन्स यहाँ बचता है माइनस एक्स अल्फा प्लस 1, बचता है अल्फा स्क्वायर माइनस 1. अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1. दिस इज 0. तो ये आ जाता है x, अल्फा प्लस 1 निकला कॉमन, अंदर बचता है माइनस एक्स प्लस अल्फा माइनस 1. राइट, ये 0. यहां से आया x इज 0, अल्फा इज माइनस 1 और अल्फा इज 1 प्लस एक्स. पर x तो 0 है तो अल्फा आ गया माइनस 1 या फिर 1 प्लस 0 विच इज 1. इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ऑफ अल्फा है जिसके लिए f of x x के बराबर है? चेक कर लेते हैं. अगर मैं अल्फा को रखती हूं -1 तो f of x बन जाएगा f of माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. अल्फा को रख दिया -1 तो f of x बन गया f of माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 विच इज व्हाट इज f of माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1? f of x है माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 तो माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1
अपॉन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, राइट, विच इज माइनस ऑफ दिस थिंग अपॉन दिस थिंग प्लस 1. ये बन गया एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ये कट गया, बचता है x अपॉन 1 विच इज x. तो अल्फा इक्वल टू -1 के लिए तो f ऑफ x x के बराबर है. व्हाट अबाउट 1? अगर मैं यहां लेती हूं ये, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये पहली बात तो x अपॉन एक्स प्लस 1 ये आ गया मेरे पास. तो यहाँ क्या आ गया, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. तो x प्लस 1 जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू x. कैसे, x अपॉन एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, तो आएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1, दैट इज 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1. एक्स प्लस 1 कैंसल्स आउट, बचता है x अपॉन 2x प्लस 1 जो कि ऑब्वियसली x के बराबर नहीं है. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है कि अल्फा शुड बी इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 1. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ fx into f of y minus half of f of x by y plus f of x into y has the value what? What is the value of this expression? यहां पर f of x expression हमें दिया हुआ है actually. It is what? Cos log x. And f of y is cos log y. Obviously ये question आपको देगा कि f of x इसके बराबर है और f of y इसके बराबर है. If fx into fy, अगर fx और f of y की ये वैल्यूज हैं तो मुझे बताना है fx into fy माइनस हाफ ऑफ f of x by y प्लस f of x into y एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है. कब? जब f of x ये है और f of y ये है. दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन. f of x ये है, f of y ये है, तो fx into f of y कितना होगा? ये हो जाएगा cos log x into cos log y के बराबर हो जाएगा, है ना. और हाफ ऑफ f of x by y, f of x by y बराबर हो जाएगा cos of log of x by y, राइट, प्लस f of x into y मतलब cos of log of x into y, राइट. ये किसके बराबर हो जाएगा? यू नो log of m by n is log m minus log n, तो log x minus log y मतलब cos log x माइनस cos log y. और लेट मी राइट इट लाइक दिस, ऐसे लिख लेते हैं cos of log x माइनस log y प्लस log of m into n is log m plus log n, तो ये आ जाएगा cos of log x प्लस log y. अब अगर मैं इस चीज को कैपिटल C और इसको कैपिटल D मान लूं तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा? cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 log x minus log y plus log x plus log y. log y minus log y cancels out 2 log x by 2, that means log x. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. log x minus log y minus log x minus log y, that means minus 2 log y by 2, that means minus log y. पर cos of minus theta तो cos theta होता है, तो ये सिर्फ इतना बच गया. 2 कैंसल्स आउट, बचता है cos log x into cos log y जो कि इक्वेशन 1 के बराबर है. दैट मीन्स ये f of x into f of y के बराबर है. मुझे पता करना था fx into fy माइनस ये एक्सप्रेशन कितना होगा. तो जो fx into fy की वैल्यू आ रही है वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा, -1 नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा. आंसर इज नन ऑफ दीज. यहाँ पर ऑब्वियसली आपको f of x की वैल्यू दी रहेगी कि ये cos log x के बराबर है. क्लियर? और इस fx की मदद से आपको fx into fy माइनस हाफ ऑफ f of x by y प्लस f of x into y की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है जो कि 0 आ रही है. क्लियर? यहाँ given है let S be the set of all real numbers and let R be a relation defined on S such that A is related to B if and only if mod of A minus B is less than equal to 1. अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिल है. जब आप इसको रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी तक चेक करेंगे तब तक सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी. कैसे?
रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, मुझे पता है मॉड ऑफ a माइनस ए तो 0 होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ मॉड 0 होता है जो कि 0 होता है, और 0 तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि a इज रिलेटेड टू a, चाहे कोई भी रियल नंबर उठा लो, है ना। अगर मैं सिमेट्रिसिटी की बात करूं तो मैं कह रही हूं कि सपोज मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ b माइनस ए लिख सकती हूँ इसको मैं, है ना, माइनस b प्लस a माइनस b को मैं माइनस ऑफ b माइनस ए लिख सकती हूँ, दैट मीन्स ये लेस देन इक्वल टू 1 है। पर मॉड ऑफ माइनस ऑफ समथिंग इज मॉड ऑफ दैट थिंग, ये तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है। तो मॉड ऑफ b माइनस से आ गया लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया b इज रिलेटेड टू a। इसका मतलब क्या था, a इज रिलेटेड टू b, ये मैं लेके चली, मेरे पास आ गया b इज रिलेटेड टू a, तो मेरे पास आ गया कि ये सिमेट्रिक भी है। पर अगर मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूं तो इसको आप एक काउंटर एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप आर्ग्यूमेंट देखेंगे, सपोज a रिलेटेड टू b है और b भी c से रिलेटेड है, दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन इक्वल टू 1 है और मॉड ऑफ b माइनस c लेस देन इक्वल टू 1 है। अब मॉड ऑफ a माइनस c कंसिडर करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ a माइनस b प्लस b माइनस c। मुझे पता है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b प्लस मॉड ऑफ b माइनस c। मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ b माइनस c लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ a माइनस c लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई भी 3 रियल नंबर उठाओ सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ b माइनस c लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड ऑफ a माइनस c भी लेस देन इक्वल टू 1 ही आए, ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स इस केस के लिए आप डेफिनेटली काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे a b c 3 रियल नंबर्स आपको जरूर मिलेंगे सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ b माइनस c लेस देन इक्वल टू 1 है, पर मॉड ऑफ a माइनस c लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू 2 तो होगा, पर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। मतलब 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये प्रूफ मिल रहा है। दैट इज अ सिग्नल कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if f of x is this, g of x is this, then g of f of x is invertible in which domain? पहली बात तो g of f of x को इवैल्यूएट करते हैं कि वो क्या आता है, उसके बाद हम उसके इन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे। तो g of f of x, g of anything is उस anything का स्क्वायर माइनस 1, मतलब sin x प्लस cos x का स्क्वायर माइनस 1 which is equal to sin square x प्लस cos square x प्लस 2 sin x cos x माइनस 1, पर sin square x प्लस cos square x तो 1 के बराबर होता है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल्स आउट, बचता है 2 sin x cos x विच इज sin 2x। मुझे बताना है sin 2x किन वैल्यूज ऑफ x के लिए इन्वर्टिबल है। बात करते हैं sin फंक्शन के बारे में। मुझे पता है sin x माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल से लेके माइनस 1 1 तक इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्योंकि यहां से यहां तक ये 1 1 एंड ऑन 2 होती है। ओके, इसका मतलब मुझे मिला कि sin x इज इन्वर्टिबल जब x कहां से आए, यहां से। इसी सेम आर्ग्यूमेंट को x की जगह 2x से रिप्लेस करके लिखूं तो क्या आएगा कि sin 2x इज इन्वर्टिबल जब 2x कहां से आए, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 से। दैट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ऐसे केस में x को कहां से आना चाहिए सच दैट sin 2x इन्वर्टिबल हो जाए, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो डोमेन क्या हो गई GOF की सच दैट GOF इन्वर्टिबल हो जाए, वो हो गई माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि GOF sin 2x के बराबर है, जो कि इन्वर्टिबल होता है जब डोमेन आप रिस्ट्रिक्ट कर दें माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो मेरा आंसर आ जाता है बी। आई होप क्वेश्चंस का सोल्यूशन सारा क्लियर है। रिवाइज कीजिएगा सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।